अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। क्वेश्चन नंबर 78, गाइड आरएनए का यूज कर रहे हैं डीएनए से बाइंड कराने के लिए, टारगेट करने के लिए डबल स्ट्रैंड ब्रेक को। भाई एक ही कहानी ऐसी है जिसमें किसी आरएनए का इस्तेमाल करके डीएनए में कट लगाएंगे और वो कट लगाते हैं एडिटिंग करने के लिए, जीन को मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए, और इसी का नाम है क्रिस्प-आर। बैक्टीरिया से अडॉप्ट किया है हम लोगों ने। बैक्टीरिया में अपना एक डिफेंस सिस्टम है ये, और वहां एक Cas9 नाम का एंजाइम है जो इस सारी प्रोसेस में हेल्प करता है। आज की तारीख में हम लोग जानबूझ करके एक ऐसा आरएनए तैयार करते हैं जो टारगेट जीन से बाइंड कर सके, और बाद में या तो हम उसमें कट लगा करके उसको बेकार कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आरएनए एडिटिंग का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आज की डेट में, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये है जीन एडिटिंग बाय क्रिस्प-आर का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 79, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा सिंप्लेक्स ये बीमारी है। इस बीमारी में जो हमारी स्किन की सेल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू होती है। स्किन के सेल हमेशा डिग्रेड तब होंगी जब वो आपस में इंटरेक्शन खो दें। कोई भी एक नॉर्मल सेल, खास तौर से जब हम स्किन की बात करें, तो वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से चिपकी रहती हैं, जिससे हमारी बॉडी की और टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ईसीएम को सेल से बाइंड कराने के लिए सेल के अंदर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जिम्मेदार हैं, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट्स, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और ये फिलामेंट्स डिफरेंट प्रोटीन के साथ चिपक करके मेम्ब्रेन और ईसीएम के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जंक्शंस। जैसे कभी आपने हेमिडेस्मोसोम का नाम सुना हो या फोकल एडेशन। ईबीएस डिजीज में सेल के अंदर मिलने वाले केराटिन्स खराब हो जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इनके खराब होने से जो ये सेल ईसीएम का जंक्शन है टूट जाता है और सेल उखड़ना शुरू हो जाती है। इसी के उखड़ने की वजह से वहां इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शुरू होती है और सेल्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरा ईसीएम खराब हो जाए या फिर कोलेजन फाइबर्स खराब हो जाए तो इनके लिए भी अलग अलग तरह के डिजीज अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 80, वो जीन्स जिनको हम लोग सेल्स को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल करें। हमने सोमैटिक सेल ली, और अगर सोमैटिक सेल को मैं रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दूं तो इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। मेडिकल साइंस में इन सेल्स का बहुत इस्तेमाल है, खास तौर से जब कभी हार्ट बाईपास सर्जरी होती है। आज की तारीख में ज्यादातर इन सर्जरीज में हम लोग इंसान से, पेशेंट से उसकी खुद की सेल को निकाल करके आईपीएससी में कन्वर्ट करते हैं और उन सेल्स को ऑपरेशन की जगह पर डाल देते हैं। इनकी वजह से ये सेल्स बड़ी जल्दी से घाव को भरने में हेल्प करती हैं। देखिए, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो प्रॉपर सिग्नल मिलने पर डिफरेंशिएट करके पर्टिकुलर टाइप के सेल टिश्यू बन सके। सोमैटिक सेल्स को आईपीएस बनाने में KLF4, SOX2, ऑक्ट और बहुत तरह के दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल्स को इनिशिएट करते हैं और इनसे ऑन होने वाले जीन एक डिफरेंशिएटेड सेल को अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। किसी भी एडल्ट सेल को अगर आप ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोगे जो उन जीन्स को ऑन कर दे जिससे वो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो इन स्टेम सेल्स को हम आईपीएस सेल बोलेंगे। जरूरत पड़ने पर हम इन्हीं सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं मेसोडर्म वाले टिश्यूज बनाने के लिए, जैसे कि कार्डियक मसल जो मैं बात कर रहा था, या फिर लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, पैंक्रेटिक सेल्स। इसलिए इस पूरी स्टोरी का मेडिकल बहुत इंप्लीकेशन है। आजकल ऐसा तो नहीं है कि हर बीमारी में इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जिकल प्रोसेस के अंदर इनका सक्सेसफुल यूज हो चुका है, और इसीलिए ये साइंस एक बहुत पोटेंशियल लेके आती है जो आगे आने वाले टाइम में काफी सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट ने डिवाइड करना शुरू कर दिया रैपिडली और लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाई शॉर्ट टाइम के अंदर, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, उसके द्वारा। अब देखिए, जो शुरुआत की स्टेज है तो हमारी 2 सेल स्टेज से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64 बहुत तेजी से बनती है। ये मरुला की बनने की कहानी है। नोटिस कीजिए, सेल का नंबर तो बढ़ रहा है बट टोटल वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती। और अब खुद सोच के देखो यार, अगर सेल का नंबर बढ़ाना है लेकिन साइज नहीं बढ़ना, तो जो सेल साइकिल है इनकी वो है एस फेज के बाद में एम फेज, फिर एस फेज, फिर एम फेज, फिर एस फेज, फिर एम फेज। मतलब डीएनए डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, डीएनए डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, बीच में G1 और G2 फेज तो खाई गए, इसलिए तो ग्रोथ नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, ये है वो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर या फिर अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सेल साइकिल की स्टेज गायब हो जाती है, G1S। तो कुछ कहानियों में ऐसा भी होता है, जैसे न्यूरॉन की सेल,
जब वो बनती हैं तो बनने के बाद में वो अरेस्ट हो जाती हैं एक सेल साइकिल के फेस में, और वो फेस है G0। क्वेश्चन नंबर 82, सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन CDC, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी भी, इनकी डिस्कवरी। इनको डिस्कवर किया था पॉल नर्स ने ईस्ट सेल के अंदर, और जेनेटिक अप्रोच जो इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी? देखो प्रोसेस ये थे कि उन्होंने टेम्परेचर सेंसिटिव ईस्ट की सेल ढूंढी जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डिवाइड करती हैं, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिवाइड नहीं करती। और फिर उन्होंने ह्यूमन की कंप्लीमेंट्री cDNA का इस्तेमाल किया और वो डाल के देखा कि किसके अंदर वो वापस रिवर्ट बैक हो गई। देखिए, जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन खराब हो रखी हो और अगर हम उसे बाहर से उस जीन की कोई सही कॉपी प्रोवाइड करा दें तो वो ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन रिटेन कर लेता है। इसको हम कंप्लीमेंटेशन कहते हैं। और इस केस में जो कंप्लीमेंटेशन किया गया था वो cDNA का इस्तेमाल करके किया गया था, इसलिए ये है cDNA कंप्लीमेंटेशन ऐसे। अब तुम सोच रहे होगे यार कहां से एक्सपेरिमेंट उठा के ले आते हैं, बट पता है सेल साइकिल बिना इसके कभी नहीं पड़ी जाती। और इसीलिए जब भी हम कभी iFly के अंदर सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 10 मिनट इसी एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं, ताकि समझ सको और इसकी थ्रू आप और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कर सको कि क्या होता होगा और कैसे होता होगा। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो कन्वर्ट करता है CRBB, जिसे हम लोग EGFR भी कहते हैं? देखिए, जब भी कभी इन मॉलिक्यूल्स में C लिखा हो मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला, अब ये ERB कैपिटल B ये असल में एक EGFR है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का एक रिसेप्टर। और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉज करने वाली एबिलिटी। देखिए, स्टोरी तो है ट्रंकेशन की। ये प्रोटीन का जब पार्ट टूट जाता है तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे शुरू करता है और न्यूक्लियस को मैसेज देता है उन जीन्स को ऑन करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उन जीन्स को ऑन करते हैं जो सेल को डिवीजन के लिए प्रमोट करते हैं नॉर्मल सिग्नलिंग के मुकाबले। और इसमें बस इतना ही फर्क है कि यहाँ सिग्नलिंग कंटिन्यूएशन की है। EGF का रिसेप्टर और ऐसे ही बहुत सारे रिसेप्टर्स HER2 फैमिली में आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी डिस्कवर किए गए थे। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स में से एक है कि कैसे कैंसर होता है, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए जब यूकैरियोट्स में RNA बनता है तो उस RNA में काफी सारे पार्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कट के बाहर निकलना है। आमतौर पर इन पार्ट्स को हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन निकालने के लिए मैसेंजर RNA से तो स्प्लाइसोसोम आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं राइबोसोमल RNA की तो वहां के इंट्रॉन्स खुद अपने आप को काट के निकाल सकते हैं। इसलिए राइबोसोमल RNA में पाए जाने वाले इंट्रॉन्स को, जिन्हें हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 इंट्रॉन भी कहते हैं, ये वो इंट्रॉन है जो राइबोजाइम का एग्जाम्पल है। ऐसे RNA जो कैटालाइज करना जानते हैं, हालांकि कैटालिसिस में वो अपने आप को काट के निकालते हैं। मैसेंजर RNA में जो इंट्रॉन है उन्हें हम लोग GUAG इंट्रॉन कहते हैं, लेकिन इन इंट्रॉन को काट के निकालने के लिए मुझे स्पेशल एंजाइम चाहिए होते हैं जिन्हें हम लोग सिनप्स भी कहते हैं। SNRNA एंड प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स। माई RNA को बनाने के लिए याद होगा तुम्हें डाइसर नाम के एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियर मैसेंजर RNA के इंट्रॉन्स को निकालने के लिए सिनप्स होते हैं। वहीं ट्रांसफर RNA से भी इंट्रॉन निकालने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैसेंजर RNA काफी हद तक बैक्टीरिया के मैसेंजर RNA जैसा है, उसकी कहानी बैक्टीरिया से मिलती जुलती है। तो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर सही ऑप्शन डालना ही भूल गया। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन के एग्जाम्पल्स राइबोसोमल RNA में पाए जाने वाले टाइप 2 और टाइप 1 इंट्रॉन्स है, जो कि यहाँ कहीं पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए जिसने भी कभी ये एग्जाम किया होगा तो उसने जो भी टिक किया होगा वो उसका आंसर था। अगर आपकी नॉलेज सटीक है और आपको पूरे डिटेल में पता है कि भाई कहानी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके आप पकड़ लेते हो कि वहां क्वेश्चन में गलती है या तुम्हारी याददाश्त में। क्वेश्चन कभी ऐसा सामने आ जाए जिसमें तुम 100% श्योर हो कि भाई इसमें आंसर नहीं है या ये क्वेश्चन गलत है, तो कभी छोड़ के मत आना, क्योंकि जिस पे भी टिक करोगे नंबर तो पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, एक ट्रेट है और ये मैन से ट्रांसफर हो रहा है उसके ग्रैंडसन को, लेकिन अल्टीमेटली जा रहा है डॉटर के थ्रू। मतलब मैन ने ये ट्रेट दिया है अपनी डॉटर को और उसकी डॉटर ने दिया है उसके सन को, मतलब ग्रैंडसन को। जब भी कभी कोई ट्रेट ऐसा हो जो मेल से फीमेल में जाता हो और फीमेल से मेल में प्रोजेनी के अंदर, तो भाई ऐसे ट्रेट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करने वाले एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स क्रोमोसोम की कहानी है। देखिए, एक्स क्रोमोसोम मेल के पास भी और फीमेल के पास भी है, लेकिन जब भी कभी पेरेंट्स बच्चे पैदा करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम फादर का केवल गर्ल्स में जाता है। एक्स क्रोमोसोम कभी लड़के के पास नहीं जाएगा फादर का, क्योंकि लड़के के पास जाएगा वाई क्रोमोसोम। उसके बेटे के पास जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है वो मां से आया होता है। अगर पिताजी ने एक्स क्रोमोसोम दिया तो भाई मां भी तो केवल एक्स ही दे सकती है, और जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो फिर मेल नहीं बनने वाला, फीमेल बनेगा। तो ये डॉटर है जो नेक्स्ट प्रोजेनी में उस एक्स क्रोमोसोम को देगी अगर उसमें डिजीज है तो, जो फादर से मिला था। एक्स लिंक्ड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये बात देखने को मिलती है कि मां से वो ट्रेट जाता है सन के पास, सन से आता है डॉटर के पास, और डॉटर से जाता है फिर वापस सन के पास।
और यही पहचान है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, जिसे हम लोग जिग जैक या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द डबलिंग टाइम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बिकम प्रोग्रेसिवली शॉर्टर। मतलब बैक्टीरिया की सेल जितने टाइम में डिवाइड करती है वो टाइम कम होता जा रहा है। कभी 40 में करती थी, फिर वो 30 में करने लगी, फिर वो 25 मिनट में करने लगी। और फिर पूछा हुआ है कि राइबोसोम की कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है इस कहानी का। देखो, जब भी कभी बैक्टीरिया को डिवाइड करना होता है तो बैक्टीरिया को अपने प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, डीएनए डिवाइड करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी और बहुत सारे प्रोटीन। यानी कि जितना जल्दी बैक्टीरिया के पास वो प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा जिसकी हेल्प से वो सेल डिवाइड करेगा, तो उतनी ही जल्दी वो डिवाइड कर सकता है। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम। तो अगर सेल में अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो उसको पढ़ने के लिए बड़ी क्वांटिटी में राइबोसोम भी चाहिए। अगर कोई सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों का रेट बढ़ गया है। और यहां हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो राइबोसोम का भी नंबर बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के तेजी से ट्रांसलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, 6 बेस पेयर की लेंथ का एक डीएनए मॉलिक्यूल है और पूछा हुआ है कि कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके अगर पहला बेस हो प्यूरिन और लास्ट बेस हो पायरिमिडीन। तो ड्रॉ कर लो इसको। इस 6 कॉम्बिनेशन में पहला प्यूरिन होना चाहिए और लास्ट वाला पायरिमिडीन, बीच के कुछ भी हो। तो प्यूरिन जो डीएनए में होते हैं वो या तो ए होते हैं या जी। डीएनए में टोटल 4 तरह के बेस पाए जाते हैं, ए, टी, जी, सी। इन 4 में से मैं किसी 2 के मिलने की बात कर रहा हूं, ए या जी की। सिमिलरली लास्ट में भी जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन 2 तरह के होते हैं, थायमिन या साइटोसिन। तो टोटल 4 में से मुझे ये 2 मिलने चाहिए, इन 2 में से कोई सा भी एक। हाँ, बीच वाली पोजीशन पे कोई भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी। सारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 4/4096 और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1024, जो कि तुम्हारा आंसर भी है। iFly की क्लासेस में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेल इन डिटेल इस्तेमाल होती है। हर लेक्चर के अंदर कुट कुट के इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन भी इस तरीके से है कि तुम्हें खुद मालूम नहीं पड़ता कि तुम्हें वो कब याद हो गई। कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि सब कुछ रटना पड़ता है, बट जब उनसे कोई सवाल पूछे तो ना मालूम पड़ता है कि रटने की जरूरत नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिमाग में आ चुकी। बात तो ये है ना कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी कैसे गई है। अगर मैं तुम्हें ये लाइनें दूं बता करके कि ये लाइन है जो तुम्हें रट के बैठनी है, तो भाई तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी ठप हो गया। लेकिन अगर किसी कहानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को भी तुम्हें दे दूं तो तुम उसको कब खा गए, कब निकल गए और कब वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में चिपक गई तो मालूम भी नहीं पड़ता। iFly की क्लासेस काफी आसान क्लासेस हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़ी मजेदार तरीके से तुम्हें मिल जाती है और जो मेहनत तुम्हें 5 महीने में करनी थी वो 1 महीने में हो जाती है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे क्लासेस ज्वाइन करने का प्रोसीजर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और भाई इसको शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, जहां कहीं भी तुम्हारा मन करे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और भी कहीं। iFly के लिए और जानकारी लेने के लिए आप लॉगिन कर सकते हो iflynetgate.com पर। हमेशा याद रखिए कि iFly की क्लासेस आपके लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। वो काम जो हम अकेले शायद 6 महीने में या 1 साल में करते, उन कामों को 2 महीने में 3 महीने में करा देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द DBT एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।